So, welcome back to my channel again. Today we are going to discuss अध्याय 6 ऊतक टिश्यू। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सही जोड़ी मिलाना है, ठीक है ना, कॉलम ए और कॉलम बी में। तो मैं सीधा सीधा अपनी बात रखता हूँ बिना समय गवाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर 1 में दिया जाइलम। जाइलम के लिए कॉलम बी में जो सही उत्तर होगा, जाइलम का काम होता है जड़ों से जल एवं खनिज लवणों का क्या करना, परिवहन करना। तो इसमें जो पहला आएगा आपका वो आ जाएगा ये वाला, ठीक है। इसके बाद में दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है कि पत्तियों में जो भोजन बनता है उस भोजन को वो पौधे के विभिन्न हिस्सों में ले जाने का काम करता है। तो फ्लोएम का जाएगा ए वाला, ठीक। इसके बाद में हम देखते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होती है वो उसका काम होता है भंडारण और प्रकाश संश्लेषण में सहयोग करना। सीधा सीधा सामने की तरफ दिया हुआ है, इधर उधर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चौथा दिया है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो है ये पौधों की कठोरता और पौधों को मजबूती प्रदान करता है, दिया जाएगा स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं नंबर 5 है रक्त। रक्त का काम तो सबको पता है और नहीं पता है तो लीजिए प्रस्तुत है। रक्त का काम है ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का परिवहन करना। तो इसमें क्या जाएगा, इसमें सीधा सीधा इसके सामने ही दिया हुआ है, इधर उधर जाना ही नहीं है अपने को। इसके बाद में पेशी ऊतक। पेशी ऊतक क्या करता है, ये हमारे शरीर में गति प्रदान करता है, तो इसलिए सीधा सीधा इसके सामने दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आ गया। अगला दिया हुआ है हमको नंबर 7 अस्थि ऊतक। अस्थि ऊतक का काम होता है शरीर को सहारा देना, शरीर को सही आकार देना। तो ये 7वें का आ जाएगा जी, बिल्कुल सामने ही है। इसके बाद में मेरिस्टेमेटिक ऊतक यानी विभज्योतक ऊतक। यह हमेशा याद रखिए ये ऊपर की तरफ पाया जाता है, मुख्य रूप से या जड़ों में मिलता है। तो ये नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है, इसीलिए ये आ जाएगा इसके ठीक सामने। इसके बाद में शीर्षस्थ उपज्योतक का क्या काम है। शीर्षस्थ विभज्योतक का काम है लंबाई में वृद्धि करना, बिल्कुल सही है, ऊंचाई में वृद्धि करना। इसके बाद में आता है नंबर 10 श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं जो है हमारी रोगों से रक्षा करती हैं। रोगों से शरीर में आने वाले जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनसे हमारे शरीर को बचाने का काम करती है। तो कौन सा जाएगा, रोगों से रक्षा करना। और लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो कि लाल कलर का होता है, लाल रंग का होता है। तो लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इनका काम है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन को कैरी करती हैं ये, है ना। ये हो गया। इसके बाद में आगे देखते हैं हम आगे क्या दिया है। इसके बाद दिया है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं, अगर हमें कहीं पर चोट लग जाती है हाथ में, पैर में या शरीर के किसी भी हिस्से में, तो उस हिस्से में उसका काम होता है कि वो रक्त का थक्का बनाने का काम करती है ना। तो ये प्लेटलेट्स का काम होगा रक्त का थक्का बनाना या थक्का जमाना। इसके बाद में कंकाल पेशी। कंकाल पेशी जो होती है ना भाई, ये इच्छानुसार गति करती है। कंकाल पेशी जो होती है ये हमें इच्छानुसार गति करने का काम करती है। और एक है हृदय पेशी या हृदय पेशी, यह हृदय की लयबद्ध गति को बनाए रखता है। और आपने देखा होगा कि हृदय हमारा निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी क्लियर हो गया अपना। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ प्रश्नों के मैं उत्तर देना चाहूँगा। जैसे कि पहला प्रश्न है, ये भी 1 नंबर वाला है, एक वाक्य का है। इसमें कुछ जो मुख्य इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही मैंने इनको अभी लिया है, आगे मैं इस पर और आपको जानकारी देता रहूँगा।
तो सबसे पहले आता है कि ऊतक किसे कहते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला प्रश्न है हमारा, ऊतक किसे कहते हैं। तो ऊतक कहते हैं कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, है ना। कोशिकाओं का जो समूह होता है वो ऊतक कहलाता है। इसके बाद में प्रश्न दूसरा है, पादप ऊतक के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं। मैंने पहले भी बताया है आपको पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। पहला हो गया इसमें विभज्योतक ऊतक और दूसरा हो गया स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है जाइलम का कार्य क्या है। तो जाइलम का कार्य है जड़ों से पानी एवं खनिज पदार्थ पत्तियों तक पहुंचाना, ताकि वे बड़े आराम से प्रकाश संश्लेषण कर सकें। तो क्या आएगा इसका उत्तर, जड़ों से पानी व खनिज पदार्थ पत्तियों तक पहुंचाना। इसके बाद प्रश्न चौथा है कि फ्लोएम का क्या कार्य है। फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों में जो भोजन बनता है उस भोजन को पौधे के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें नंबर के प्रश्न पर। 5वें नंबर का प्रश्न है, मेरिस्टेमीय ऊतक की क्या विशेषता है। या इसको हम कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक ऊतक की क्या विशेषता है। ठीक है ना। तो इसमें इसका उत्तर होगा मेरिस्टेमीय ऊतक की विशेषता क्या है। इसमें थोड़े शब्द थोड़े अलग दिए हुए हैं, है ना। किताब में आप और अच्छे से उसको क्लियर कर लेंगे। तो मैं इसकी विशेषता बतलाता हूँ। ये एक तो सघन होते हैं, ठीक। सघन होने के साथ साथ ये जो ऊतक होते हैं ये पतली भित्ति वाले होते हैं, ठीक है ना। और एक खास बात है कि ये क्या होते हैं कि इसमें कोशिका द्रव, ठीक है ना, सघन होता है। और साथ ही साथ इनका जो केंद्रक होता है वो एकदम स्पष्ट होता है। फिर से एक बार आई रिपीट द सेम। एक तो सबसे पहली बात तो क्या होता है कि ये सघन कोशिकाएं हैं या सघन ऊतक है। साथ ही साथ इनकी जो भित्ति है बहुत पतली होती है। ये इनका जो कोशिका द्रव है बहुत सघन होता है और इनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है 6वां, अपेक्स मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिए ये पौधे की जड़ और तने के शीर्ष पर पाया जाता है। और इसके बाद देखिए आप अध्याय 7 के मैंने इसमें कुछ, अध्याय 7 यानी गति। तो गति के मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन जो बहुत ज़्यादा अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को मैंने इसमें शामिल किया है और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है इसमें पहला प्रश्न है, वेग का एसआई मात्रक या एसआई इकाई क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पहला है वेग का एसआई इकाई, एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, है ना, या मीटर सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं अपन। तो ये हो गया पहला, ठीक है। इसके बाद में मैं दूसरा बता रहा हूँ इसमें त्वरण। त्वरण जो है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो ये है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, है ना। ये है त्वरण का मात्रक, याद रखेंगे आप। इसके बाद में तीसरा है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम, त्वरण। कैसे कहेंगे भाई, वेग कैसे परिवर्तन होता है। मैंने आपको बार बार बताया है कि जैसे आप साइकिल में बैठे हैं तो अभी आपका जो त्वरण है वो 0 है, यानी प्रारंभिक वेग 0 है। और जैसे ही आपने पैडल में अपना पैर रखा, उस पर बल लगाया, तो धीरे धीरे करके गाड़ी का पहिया घूमना शुरू होता है और लगातार उसके वेग में परिवर्तन आने लगता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न हो गया। इसके बाद में है चौथा क्वेश्चन,
औसत चाल का सूत्र लिखिए। औसत चाल क्या होती है भैया? औसत चाल मतलब होता है कि वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि इकाई समय में तय की गई कुल दूरी को हम चाल कहते हैं, लेकिन जब औसत चाल की बात आएगी तो हम बोलेंगे औसत चाल बराबर हो जाएगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा क्या? औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी, ठीक है ना, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चौथा क्वेश्चन भी हो गया। इसमें कुछ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। जैसे है पहला औसत चाल, चौथे नंबर का। औसत चाल किसे कहेंगे? इकाई समय में तय की गई कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। सिंपल आप निकाल सकते हैं। इसके बाद में वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति किसे कहते हैं? वृत्तीय गति मतलब एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्ताकार पथ पर घूमती हुई वस्तु वृत्तीय गति करती है। जैसे आप एक गोल घेरा बना लीजिए, एकदम गोल होना चाहिए, वृत्ताकार, और उसमें एक सेंटर है, तो सेंटर को आपने निश्चित बिंदु मान लिया और उसके ठीक चारों ओर आप वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं, तो यही आपकी वृत्तीय गति होगी, ठीक है। इसके बाद में एक और है 8वें नंबर का एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो अब देखिए कि कोई वस्तु है जो एक वृत्ताकार पथ पर एक नियत चाल से चलती है, एकदम नियत चाल से चल रही है, बराबर चाल है, और लेकिन एक बात है उसमें कि उसकी दिशा लगातार बदलती है, ठीक है ना। उसकी जो दिशा है लगातार बदलती रहती है, जिससे उसका वेग भी लगातार बदलता रहता है, और ये केवल और केवल वृत्ताकार पथ पर संभव होता है ना। तो कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर एक नियत चाल से चलती है, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, जिससे उसका वेग भी लगातार बदलता रहता है। तो यही है एक समान वृत्तीय गति, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसमें एक प्रश्न और है, प्रश्न नंबर 6, ये इम्पोर्टेंट है कि समान गति और असमान गति का एक उदाहरण देना है। तो याद रखिए समान गति का क्या उदाहरण हो सकता है कि एक सीधी सड़क पर स्थिर गति में चलती हुई कार जो सीधी चल रही है, बिना रुके चल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे समान गति। और असमान गति क्या होगी? असमान गति का मतलब ये हुआ कि भीड़ में एक कार है जो रुक रुक के चलती है, थोड़ी बिल्कुल बस कुछ कदम गई, उसके बाद में वो उसमें ब्रेक लगा दिया हमने, फिर आगे बढ़ाए, फिर ब्रेक लगाए, तो ऐसी गति को हम असमान गति कहते हैं। यानी भीड़ में चलती कार असमान गति का उदाहरण है, और एक सीधी सड़क पर स्थिर गति में चलती हुई कार को समान गति कह सकते हैं, समान गति का उदाहरण कह सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, एक मिनट और, एक और चीज मुझे याद आई, त्वरित गति किसे कहते हैं? मैं भूल गया था। त्वरित गति किसे कहते हैं? तो त्वरित गति का मतलब होता है वह गति जिसमें किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता रहता है। यानी वह गति जिसमें किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता रहता है, उसे त्वरित गति कहते हैं। यानी समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो ये त्वरित गति कहलाती है। फिर से आई रिपीट अगेन कि त्वरित गति वह गति जिसमें किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता रहता है या परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको समझ में आए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें दूसरों से, दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।